आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस चर्चित जजमेंट की बात करेंगे जो न केवल हत्या से संबंधित था बल्कि इसने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में गहरा परिवर्तन लाया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्णन। स्वागत है आपके अपने चैनल द कोर्ट फ्लिक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक लैंडमार्क जजमेंट पर जिसका नाम है के एम नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 1959 का ये केस है। सबसे पहले जो इस केस के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एस्पिरेंट और लोगों को जानने चाहिए। फर्स्ट है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अगर आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इस केस का रेफरेंस दिया जाता है। साथ ही अगर समझना है जूरी ट्रायल के बारे में, उसके क्या सिग्निफिकेंस थे, क्यों उसका एंड हुआ, तो आपको इस केस का रेफरेंस मिलता है। थर्ड है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। अगर बात की जाती है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर की तब भी इस केस का रेफरेंस आता है। तो इन तीन कारणों की वजह से यह केस न्याय, नैतिकता, भावनाओं और कानूनों के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया। सबसे पहले इस केस की पृष्ठभूमि को समझें। के एम नानावटी भारतीय नौसेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे। 1949 में उनकी शादी इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में सिल्विया नाम की लेडी के साथ हुआ था। विवाह के बाद वो कई स्थानों पर रहे और अंत में मुंबई में आके बस गए। मुंबई में एक प्रेम आहूजा नाम का व्यक्ति रहता था। वह विवाहित था और अपनी बहन के साथ शीतलवाड़ा रोड पर जीवन ज्योति नामक भवन में रहता था। ईयर 1957 में नानावटी परिवार का प्रेम आहूजा से परिचय हुआ। यह परिचय इतना गहरा हुआ कि सिल्विया और आहूजा के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। नानावटी नेवी में कमांडर की पोस्ट पर थे और वो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। एक दिन नानावटी को सिल्विया के व्यवहार पर शक हुआ। फाइनली 27 अप्रैल 1959 को सिल्विया ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और उसने कहा कि अब वह पतिव्रता नहीं रह सकी है। उसके और आहूजा के बीच अब अवैध संबंध स्थापित हो गए हैं जिसके लिए स्वयं आहूजा जिम्मेदार है। यह सुनकर नानावटी एकदम क्रोधित हो गए और वह जहाज पे गए और वहां से उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर ली और उसके बाद वे सर्विस रिवॉल्वर के साथ ही आहूजा के घर पहुंच गए। नानावटी ने आहूजा से कहा, क्या वह सिल्विया से शादी करने और उनके बच्चों को साथ रखने के लिए तैयार है? तब आहूजा ने हंसते हुए कहा, क्या वह हर किसी के साथ शादी करेगा जिसके साथ वह सो चुका है? बस फिर क्या। इतना सुनते ही नानावटी का धैर्य टूट गया और उन्होंने प्रेम आहूजा पर गोली चला दी। प्रेम आहूजा वहीं मर गए। इसके बाद नानावटी खुद जाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पूरा मुंबई शहर हिल गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक सम्मानित नौसेना अधिकारी ऐसा कर सकता है। नानावटी पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के अपराध के तहत मुकदमा चलाया गया। इस मामले की सुनवाई मुंबई की सेशन कोर्ट में न्यायाधीश और 9 जूरी सदस्यों द्वारा की गई। नानावटी के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए कि उनसे यह कृत्य गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण हुआ है, जूरी के 9 सदस्यों में 8 सदस्यों ने नानावटी को निर्दोष घोषित कर दिया। बट जूरी का एक मेंबर और सेशन न्यायाधीश का मत भिन्न रहा। उनके अनुसार नानावटी हत्या का दोषी था, इसलिए मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भेजा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी नानावटी को आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध नानावटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य विचारणीय बिंदु यह था कि क्या अपीलार्थी आईपीसी की धारा 300 के अंतर्गत ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की एक्सेप्शन अपवाद का लाभ प्राप्त कर सकता है या नहीं। जूरी सभा ने बहुमत से नानावटी के कृत्य को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मामला माना। बट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है जब अपराध तुरंत और बिना सोच विचार के किया गया। पर इस मामले में नानावटी की वाइफ के स्टेटमेंट और हत्या के बीच पर्याप्त अंतराल था जिसने नानावटी का मानसिक संतुलन पुनः स्टेबल हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यह मर्डर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है और नानावटी अपलेंट को आईपीसी की धारा 300 के एक्सेप्शन पे का लाभ नहीं दिया जा सकता। जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया और नानावटी को धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने कहा, सिल्विया द्वारा संबंध स्वीकार करना और हत्या के बीच पर्याप्त समय था। नानावटी ने रिवॉल्वर लिया, कार ड्राइव किया और योजनाबद्ध तरीके से आहूजा के घर पहुंचे। इसलिए यह कार्य प्री मेडिटेटेड योजनाबद्ध था, न कि अचानक उकसावे का परिणाम था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना जूरी का डिसीजन परवर्स था और यह मीडिया प्रचार और जनसभा से प्रभावित था। अगर हम केस की सिग्निफिकेंस की बात करें तो यह मामला सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन 300 मर्डर आईपीसी के बीच रेखा को स्पष्ट करता है। यह निर्णय दर्शाता है कि न्याय तर्कसंगत होना चाहिए, न कि भावनात्मक।
अगर हम बात करें इस केस में गवर्नर के रोल की, तो केएम नानावटी को 1963 में स्वास्थ्य कारणों से पैरोल पर रिहा किया गया था और एक साल बाद बॉम्बे की नई राज्यपाल विजय लक्ष्मी जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1964 में उन्हें माफी दे दी। मामले की माफी मिलने के बाद केएम नानावटी सिल्विया और अपने तीनों बच्चों के साथ कनाडा चले गए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।